तो इस वीडियो में हम लोग कल की एग्जाम के लिए हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और ये सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट हो जाए। तो वीडियो डिलीट होने से पहले आप इसे जरूर देख लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का वायरल प्रश्न 6 फरवरी 2021 के लिए। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है? तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं? तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ताजमहल। 5 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह। यहाँ देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब आप लोगों के सामने लिंग आ चुका है, लिंग एंड जेंडर। तो लिंग किसे कहते हैं? आप लोगों को ग्रामर में पूछ सकता है और पूछेगा ही। तो लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी। अब देखिए आप लोगों के सामने सवाल आता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग ना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। याद रखिएगा कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़ आदि। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है दूसरा, स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, सोना का लिंग निर्णय करें। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुल्लिंग। सोना एक पुल्लिंग शब्द है, यानी ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन, मोती का लिंग निर्णय करें। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुल्लिंग। मोती जो है वो पुल्लिंग है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रुपया का लिंग निर्णय करें। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, पुल्लिंग। रुपया जो है वो पुल्लिंग है। 9 नंबर क्वेश्चन, तोता का लिंग निर्णय करें। तोता जो है इसका लिंग निर्णय करें। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, पुल्लिंग। तोता जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, पाठशाला का लिंग निर्णय करें। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। पाठशाला जो है स्त्रीलिंग है, तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों के आगे में आ चुका है, देखिए अब हम लोगों के आगे क्या है? तो वचन है। तो वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी में व्याकरण यानी हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन किसे कहेंगे? तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को बताना होगा कि हिंदी में वचन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होगा एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर, बहुवचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से अनेकता, एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें आदि। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते जाइए। अब हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो 11 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसुओं। आंसू का बहुवचन आंसुओं, तो 11 का ए। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय का बहुवचन होगा। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीयों। भारतीय का बहुवचन भारतीयों, यानी 12 का सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किताबें। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो किताबें, तो 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोग। क्या है? तो लोग जो है ये एक वचन नहीं है, तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। और अब हम लोगों के आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है कारक। कारक किसे कहते हैं? तो देखिए, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह आस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। अब देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि कारक के 8 भेद होते हैं, मतलब कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, इस साइड में कारक है और इस साइड में उसका प्रयोग बता देंगे साथ साथ। तो कर्ता, करने वाला, कर्म, कार्य जिस पर हो, करण, जिससे या जिसके माध्यम से, संप्रादन, जिसको या जिसके लिए, आपादन, जिस स्थान से। यहाँ पे देखिए अब आगे 6 नंबर, संबंध मतलब जिसका, अधिकरण मतलब स्थान सूचक, संबोधन मतलब पुकारने के लिए। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताओगे कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रादन, आपादन, संबंध। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 हो गया, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार होते हैं कारक के। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के सामने आ चुका है 16 नंबर क्वेश्चन, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्ता कारक। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 17 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपादान कारक। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, कारक का नाम बताएं। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करण कारक। 19 नंबर क्वेश्चन, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रादान। 18 का सही आंसर ऑप्शन बी एंड 19 का सही आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन सी। अब देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, मेरी माँ से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा कारक का नाम बताना है, मतलब कौन सा कारक का उपयोग हुआ है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता कारक। अब देखिए हम लोगों के सामने आ चुका है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह आदि सर्वनाम है। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला हो जाएगा पुरुषवाचक, जो सर्वनाम का यानी जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, मतलब कहेंगे? तो जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा देखिए निजवाचक, जो शब्द देखिए जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों का तीसरा हो गया निश्चयवाचक, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है। चौथा नंबर अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई और किन्हीं को आदि। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा दिखाई दे आप लोगों को। तो 5 नंबर देखिए संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वो, सो आदि। 6 नंबर प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनको। 22 नंबर क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। 24 नंबर क्वेश्चन, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी 25 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ चुका है विशेषण। तो देखते हैं कि विशेषण किसे कहेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का हिंदी में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। यदि आप लोगों को पूछा जाए कि हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को बताना होगा कि हिंदी में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार देखिए, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत गुण, अच्छा, चालक, बुद्धिमान आदि। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। जिससे किसी चीज का परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। आगे देखिए तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द के विशेषण की तरह विशेषता को बताते हैं वह शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। 5 नंबर, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह राम ही है जो कल वहाँ खड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण का विशेषण बताएं। तो 26 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्णिम। याद रखिएगा कि स्वर्ण का विशेषण होता है स्वर्णिम, यानी 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन, दिन का विशेषण होगा। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैनिक। दिन का दैनिक, तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लोक का विशेषण होगा। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लौकिक। लोक का लौकिक, तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, ग्राम का विशेषण होगा। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण। ग्राम का ग्रामीण, तो 29 का ए। 30 नंबर क्वेश्चन, जाति का विशेषण होगा। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जातीय। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के सामने आ चुका है क्रिया। तो आप लोगों का सवाल बनता है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला, रूढ़ क्रिया। जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा देखिए यौगिक क्रिया। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना। अब देखिए कि कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन, तो देखिए क्या क्या होता है। पहला होता है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का, ठीक है, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल कर्ता को नहीं मिलता, जैसे राम खेलता है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों के सामने 31 नंबर क्वेश्चन, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो 31 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कृदंत क्रिया कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रंजक क्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन, धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, धातु के बाद इसको यानी या को जोड़कर प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनते हैं। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का सही आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनता है। चलिए आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 भेद होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, 3 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों के सामने आ चुका है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहेंगे, तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप जोड़कार बराबर उपकर्ग, ठीक है, उपकार, उप जोड़कार बराबर उपकार।
अब देखिए आप लोगों को पूछा जाएगा कि हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, तो हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। हिंदी में उपसर्ग 22 होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो इस 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनु। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु, यानी 36 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सु। 38 नंबर क्वेश्चन, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो 38 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उप है, यानी 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति। 40 नंबर क्वेश्चन, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उप। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों के सामने आ चुका है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वही शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपने प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे देख लीजिए। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर किसी शब्द की नई रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार बने नए शब्द को कृदंत कहते हैं, जैसे लिख जोड़ अख बराबर लेखक। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर और मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे नौकर जोड़ आनी बराबर नौकरानी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, बुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आई। बुराई में आई प्रत्यय है, तो 41 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। 42, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इक प्रत्यय है, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ती। 44, और इसको थोड़ा ऊपर करना होगा, पूरा नहीं दिख रहा था। हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो 44 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आन प्रत्यय है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिया के साथ। किसके? तो क्रिया, यानी 45 का सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का संधि। तो संधि किसे कहते हैं? हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे सम जोड़ तोष बराबर संतोष। संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के? तो संधि 3 प्रकार के। पहला क्या होगा? स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। अब स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा व्यंजन संधि। तो व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे शरत जोड़ चंद बराबर शरतचंद। तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद, ठीक है, स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे मनस जोड़ अनुकूल बराबर मनोनुकूल। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद है। तो 46 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत् जोड़ चारण। 47, हिमालय का संधि विच्छेद है। तो हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम जोड़ आलय, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, नयन का संधि विच्छेद है। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन बी, ने जोड़ अन बराबर नयन। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, स्वागत का संधि विच्छेद है। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संधि 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक वीडियो दिख रही होगी, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।